हाँ, हम बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज की जो श्रृंखला में आपके साथ डिस्कशन करते चले आ रहे हैं, तो टिटेनस पार्ट 1 में आपको बहुत कुछ बताया जा चुका है। आज हम टिटेनस पार्ट 2 में जो खास बिंदु हैं वो हैं इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और इसका निदान डायग्नोसिस और इसका ट्रीटमेंट और इसका नियंत्रण करने का उपाय और इसके रोकथाम के उपाय। ये तमाम बिंदु जो हैं वो आज हम इन्हीं बिंदुओं पर आपके साथ डिस्कशन करना चाहेंगे। तो पहला है इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ये क्या है? माने क्लिनिकली एक संक्रमित व्यक्ति में टिटेनस से जो सफ़र कर रहा है उसमें कौन कौन से लक्षण आपको दिखेंगे कि आप ये निदान कर पाएंगे या जान पाएंगे कि टिटेनस है या कोई और प्रॉब्लम। तो अगर हमें ये लक्षण दिखे, ये देखिए ऊपर 1, 2, 3 करके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मुख्य हैं। अगर ये लक्षण एक साथ किसी व्यक्ति में दिखाई देते हैं तो वो निश्चित रूप से मानिए कि वो टिटेनस के बैक्टीरिया द्वारा संक्रमित है। पहला लक्षण क्या होना चाहिए? व्यक्ति का जो संक्रमित व्यक्ति है यानी रोगी है उसके जबड़े लॉक हो जाएंगे, मतलब उसके मुंह को आप खोलना चाहो, बंद करना चाहो या किसी भी तरह का मूवमेंट उसमें आप देखना चाहो तो वो असंभव होगा। ऐसा क्यों होता है? जबड़ा लॉक क्यों हो जाता है? तो यहाँ पर जो ये कुछ पेशियां हैं जो मस्टिकेशन में यानी चबाने में जो सहयोग करती हैं और उनमें क्या हो जाता है कि ऐंठन हो जाती है, अकड़न हो जाती है, स्टिफनेस की कंडीशन बन जाती है। वो 4 मसल्स कौन कौन सी हैं? तो मुख्य रूप से ये जानिए, एक है मैसेटर, नंबर 2 है टेम्पोरालिस, नंबर 3 है लेटरल टेरिगॉइड मसल और नंबर 4 है मीडियल टेरिगॉइड मसल। अगर इन मसल्स में वो स्पाज्म बन जाए, ऐंठन हो जाए, स्टिफनेस की कंडीशन बन जाए तो फिर व्यक्ति के जबड़ा को, माउथ को खोलना बंद करना असंभव हो जाता है। तो यहाँ पर यही डिफॉर्मिटी होती है कि ये जो 4 पेशियां मस्टिकेशन की हैं वो स्टिफनेस की कंडीशन में चली जाती हैं, उनमें ऐंठन हो जाती है, स्पाज्म बन जाता है और व्यक्ति का मुंह खोलना मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो लक्षण मुख्य रूप से इसमें देखने को मिलता है वो है रीसस सार्डोनिकस, यानी जो चेहरे की एक्सप्रेशन की पेशियां हैं उनमें भी यही प्रॉब्लम होती है। वो क्या हो जाती हैं? वो स्टिफ हो जाती हैं और उनमें भी ऐंठन हो जाती है। रिजल्ट क्या होता है कि चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो गायब हो जाता है। और इसमें जो तीसरा लक्षण मुख्य रूप से मिलता है वो है ओपिस्थोटोनस पोजीशन, यानी व्यक्ति की जो बॉडी है वो इस तरह से ऐंठ जाती है कि व्यक्ति की बॉडी को आप देखेंगे तो कहेंगे कि तो बिल्कुल धनुष के आकार में कन्वर्ट हो गई इनकी बॉडी। होता क्या है? ये जो हेड है, नेक है, ये पीछे के तरफ मुड़ जाता है और दोनों पैर भी उसके पीछे के तरफ ही मुड़ जाते हैं, यानी उसका जो फ्रंट है, एब्डामेन और चेस्ट या थोरैक्स जिसको आप बोलते हैं, ये सामने के तरफ कॉन्वेक्स हो जाता है। तो ये बिल्कुल धनुष के आकार से, जैसे धनुष मेहरावदार होती है वैसे ही ये बॉडी जो है अकड़ जाती है, जिसको हम नाम देते हैं ओपिस्थोटोनस पोजीशन। तो ये जो 3 लक्षण हैं अगर एक साथ किसी व्यक्ति में दिखाई दें तो फिर किसी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन या पैथोलॉजिकल टेस्ट या एग्जामिनेशन की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो क्लियर हो जाता है कि यह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक टिटेनस नामक बैक्टीरिया के द्वारा संक्रमित हो चुका है। और इसके साथ कुछ हल्के फुल्के लक्षण और भी दिखते हैं, जैसे सिर दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, बेचैनी हो जाना, शरीर में झटके आना और मसल्स का अकड़ जाना। ये सब तो साधारण स्तर के लक्षण हैं, लेकिन ये जो ऊपर के 1, 2, 3 लक्षण बताए गए ये इसकी डायग्नोसिस के लिए काफ़ी माने जाते हैं और इन्हीं के आधार पर इनका हम, जैसा कि निदान में आप पाएंगे, इसकी पहचान निदान के लिए कोई टेस्ट विशेष नहीं होता, बल्कि लक्षणों के आधार पर ही हम ये डायग्नोसिस बना लेते हैं
यह सामने वाला व्यक्ति किससे पीड़ित है? ये बैक्टीरिया टिटेनस से ही पीड़ित है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम टिटेनी। तो उसी के इन्फेक्शन से ये व्यक्ति पीड़ित है और इसे निश्चित रूप से टिटेनस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब जब निदान हो ही गया कि यह व्यक्ति इससे टिटेनस का शिकार हो चुका है, तो फिर हमें तुरंत जितना जल्दी हो सके उसके ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो इसके ट्रीटमेंट में हम करते क्या हैं? मुख्य रूप से हम कुछ ऐसी दवाएं यूज करते हैं जो मसल्स को रिलैक्स पोजीशन में ले आए, शिथिलता के कंडीशन में ले आए। तो इसकी हम करते क्या है कि इसकी कुछ खास दवाएं हैं इस ग्रुप की जो मसल के स्पाज्म को खत्म करने में मदद करती हैं, तो उनका यूज हम करते हैं। साथ ही साथ हायर एंटीबायोटिक का भी हम यूज करते हैं, जैसे है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन। ये सब क्या हैं? ये हायर ग्रेड की एंटीबायोटिक दवाएं हैं, तो इनकी मदद हम लेते हैं और इनका प्रयोग इसके ट्रीटमेंट में करते हैं। और हमें क्या करना चाहिए? यदि आवश्यक हो तो ट्रैकियोस्टोमी भी कर लेनी चाहिए, यानी ट्रैकिया का विजुअल एग्जामिनेशन भी कर लेना चाहिए। और जहाँ पर रोगी को रखा गया है वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, तो इससे पेशेंट को लाभ मिलता है। और 5वें नंबर की जो उपाय हम करेंगे वो क्या है? ह्यूमन टिटेनस इम्यूनोग्लोब्यूलिन। एक इंजेक्शन है जिसकी यूनिट 500 से लेकर के 3000 इंटरनेशनल यूनिट के डोज के हिसाब से ये IM इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा हमें इंजेक्शन लगाना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? ATS का भी यूज करना चाहिए। ये क्या है? एंटी टिटेनिक सीरम होता है। इसका डोज माना जाता है 30,000 से लेके 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट IM या IV। इसको आप दोनों रूट से यूज कर सकते हैं, यानी IM भी यूज कर सकते हैं और IV भी यूज कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग हम इसके ट्रीटमेंट में करते हैं। तो ये रहा इसका ट्रीटमेंट का जो भी तरीका है या जो भी ट्रीटमेंट के उपाय हैं वो हमें करने चाहिए। अब हम क्या करेंगे? इसके नियंत्रण के लिए हमें क्या करना होगा? तो संक्रमित व्यक्ति को पहले आइसोलेट करके उसकी देखभाल शुरू करनी चाहिए, उसको समूह से अलग कर देना चाहिए। दूसरा उपाय जो बताया गया नियंत्रण के लिए, संक्रमित की डायग्नोसिस यदि अर्ली स्टेज में हो जाती है और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है तो उसके लाभ का परसेंटेज बढ़ जाता है। तो इसके अर्ली डायग्नोसिस से इसके ट्रीटमेंट में, इससे बचाव के तरीकों में काफ़ी मदद मिल जाती है। और जैसे लेट डायग्नोसिस करके और लेट चिकित्सा शुरू करने से व्यक्ति की जान मुश्किल में फंस जाती है। अब रोकथाम के उपाय में हमें क्या करना चाहिए? तो 2 उपाय बताए गए, एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में हमें करना क्या चाहिए? एक वैक्सीन आती है पेंटावेलेंट वैक्सीन। इस वैक्सीन की चर्चा बहुत बार हो चुकी है। ये वायरल से लेकर के बैक्टीरियल में इसका प्रयोग हम करते हैं। यह 5-6 बीमारियों में प्रिवेंट करने में मदद करती है हमारी। तो इसमें भी हम इसका यूज करते हैं और इससे बचाव में ये हमें मदद करती है। दूसरा क्या होना चाहिए? DPT। इस वैक्सीन के बारे में भी आपको बहुत कुछ पहले ही बताया जा चुका है। DPT का मतलब डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। यानी यह वैक्सीन डिप्थीरिया में, सूखी खांसी में, या जिसको आप कुकुर खांसी कहते हो या फिर हुपिंग कफ कहते हो, उसके अलावा ये टिटेनस में भी प्रयोग करने से रोकथाम में हमारी काफ़ी मदद करती है। तो हमें इस वैक्सीन का यूज जरूर कर लेना चाहिए। नंबर 3 TT। TT साधारण तौर से, आमतौर से मिलती है कहीं भी। आजकल देख रहे हैं कट कुट हो गया तो तुरंत लोग सलाह देते हैं, जो नॉन मेडिको हैं वो भी जानते हैं इस वैक्सीन का नाम, कहते हैं भाई जाइए TT का इंजेक्शन तो लगवा लीजिए। तो वही है, टिटेनस टॉक्साइड का प्रयोग भी हमको बचाने में, इसको प्रिवेंट करने में काफ़ी मदद करता है। और दूसरा है पैसिव इम्यूनाइजेशन।
तो इसमें हम करते क्या हैं, ये ह्यूमन टिटेनस इम्यूनोग्लोब्यूलिन को 250 से लेके 500 IU माने इंटरनेशनल यूनिट के रेट से प्रयोग करना चाहिए और इस रोकथाम के उपाय में हमें मदद मिल जाती है। नंबर 2, ATS का भी यूज करना चाहिए। ATS क्या है, एंटी टिटेनस सीरम है। इससे क्या होता है, इस सीरम का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। इसके साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए भरसक इसका यूज लोग नहीं करते हैं, बचना चाहते हैं। अगर टिटेनस इम्यूनोग्लोब्यूलिन हमें अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो प्राथमिकता के आधार पर हम इसका प्रयोग करते हैं, न कि इसका प्रयोग करते हैं। यदि ये ह्यूमन टिटेनस इम्यूनोग्लोब्यूलिन उपलब्ध नहीं है तो फिर हमें ATS का यूज करना चाहिए। पहले इसको चेक कर लेना चाहिए, इसकी सेंसिटिविटी जान लेनी चाहिए, इसके बाद इसका प्रयोग आप बिल्कुल निर्भीक होकर के करिए, अन्यथा इसमें साइड इफेक्ट देखने को बहुत मिलते हैं, यानी एडवर्स रिवर्स बहुत पैदा कर देता है ये इंजेक्शन। तो इसके साथ ही हम ये बैक्टीरिया बाउंड डिजीज टिटेनस पार्ट 2 का अंत करेंगे। बाकी अब अगले एपिसोड में हम कोई नई प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करना चाहेंगे।